गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो अब सबसे पहला आपका टॉपिक है नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नेट क्या है, ग्रॉस क्या है एंड डेप्रिसिएशन क्या है। ठीक है, नेट ग्रॉस जो है, ठीक है, ग्रॉस आपका क्या है, टोटल वैल्यू। किसी भी चीज़ की जब हम टोटल वैल्यू देखते हैं वो क्या है, आपका ग्रॉस है। ठीक है, एंड नेट है आपका एक्चुअल वैल्यू। से सपोज आपने कोई फ़ोन लिया, ठीक है, सम 30,000 का, ठीक है, 30,000 का आपने एक फ़ोन लिया। तो कोई भी जब भी आपसे पूछता है, चाहे उसको 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, ठीक है, कोई भी पूछता है कि आपने ये फ़ोन कितने का लिया है, तो आप बोलते हो 30,000 का लिया है ना। तो वो उसकी क्या है, ग्रॉस वैल्यू है। ठीक है, लेकिन वही फ़ोन जब आप मार्केट में बेचने के लिए ले जाते हो 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद, तो उसका आपको 30,000 नहीं मिलता है, उसका आपको 20,000, 25,000 या फिर 15,000 या फिर उससे भी कम ही मिलता है। ठीक है, तो वो क्या है आपका, वो आपकी नेट वैल्यू है। ठीक है, एंड ये जो ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू के बीच का ये जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या हुआ, डेप्रिसिएशन है आपका लॉस इन द वैल्यू। ठीक है, जब आपकी कोई चीज़ आप यूज़ करते हो, कोई मशीनरी या फिर आपका फ़ोन या फिर कोई भी चीज़ जब आप यूज़ करते हो तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, डेप्रिसिएशन कहेंगे। ओके, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या था आपका, इन्वेस्टमेंट था आपका एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, है ना। एंड ग्रॉस मतलब क्या है, टोटल। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ आपका, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मीन्स टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। एक साल के अंदर आप टोटल एडिशन कितना करते हो अपने कैपिटल स्टॉक में। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपके डेप्रिशिएटेड आइटम्स हैं आप उनको भी गिनोगे। ठीक है, उनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, आप उनको भी गिनोगे यहाँ पे। नेट इन्वेस्टमेंट आपका वहीं पे क्या है, आपका नेट इन्वेस्टमेंट है एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। ठीक है, कि आपने एक्चुअल एडिशन कितनी की, मतलब आपने नई मशीन्स कितनी ली, नई मशीनरी आपने कितनी लाई। ठीक है, इसमें आप जो डेप्रिशिएटेड आइटम्स हैं, जो पुराने, जो थोड़े से ऑब्सोलीट हो गए हैं या फिर थोड़े ख़राब हो गए हैं, ऐसी चीज़ों को आप नहीं लोगे। ठीक है, एंड इसीलिए आपका नेट इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल है, नेट इन्वेस्टमेंट है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। टोटल में से जब आप इसका जो डेप्रिशिएट जो चीज़ हो गई है उसको आप डिडक्ट कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, आपका नेट इन्वेस्टमेंट मिलता है। ठीक है, और वहीं पे आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है आपका नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो आपका नेट इन्वेस्टमेंट है उसमें जो आपका डेप्रिशिएटेड आइटम्स है आप उसको भी गिनोगे। ठीक है, तो आपका क्या मिलेगा, आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है एक साल में वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एंड ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूरा नेशनल इनकम में चलेगा, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका रेजेस टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल। सबसे पहले आप जब नेट इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका टोटल स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर लेबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से लेबर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद जब लेबर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी या जब नए कैपिटल्स आएंगे आपके फर्म में तो उसकी वजह से नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी। जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आपका जीडीपी भी क्या करेगा, राइज करेगा। तो ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंस है आपकी नेट इन्वेस्टमेंट की। इन सब की वजह से आपका नेट इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास कैपिटल होगा, जितनी ज़्यादा आपके पास मशीनरी होगी, उतना ज़्यादा आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हो एंड उतना ज़्यादा आपका आउटपुट भी होगा। एंड मैक्रो का तो यही मेन ध्यान किस पे था कि उनको एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट जनरेशन पे। ठीक है, तो ये आपका नेट इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ योर कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, तो कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन अभी हमने कहा था क्या होता है कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जब आपको एक एसेट बनाते हो, ठीक है, उसकी वैल्यू जब थोड़ी सी कम हो जाती है तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब ये वैल्यू किस वजह से कम होती है, ठीक है, सबसे पहला आपका वैल्यू कम होती है नॉर्मल वेयर एंड टियर। अब जब आप किसी चीज़ को बार बार यूज़ कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या होगा, वो चीज़ थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है आपका एक्सीडेंटल डैमेज। ठीक है, आपके हाथ से गिर गया, कुछ टूट फूट गया, पानी चला गया अंदर या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, एक्सीडेंटल
डैमेज एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। ऑब्सोलेट मतलब क्या होता है आपका, कोई चीज़ का पुराना हो जाना, ठीक है। जब आप कोई चीज़ यूज़ करते हो तो एक दिन तो पुरानी हो ही जाएगी ना, लाइक आपने 1 साल यूज़ किया, 2 साल यूज़ किया, 3 साल यूज़ किया, तो वो ऑब्सोलीट हो तो जाएगा, है ना, आउटडेटेड, ठीक है। ऑब्सोलीट मीन्स आउटडेटेड, ठीक है। तो किसी ना किसी दिन वो आउटडेटेड हो जाएगी। तो वो भी आपका क्या है, एक रीज़न है कि आपका क्या हो जाए, डेप्रिसिएशन हो जाए। एंड डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, भी हम कहते हैं आपके डेप्रिसिएशन को, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी फिक्स कैपिटल है उसकी वैल्यू थोड़ी कम कम होती जा रही है ना, तो क्या हो रहा है, आपका फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम होती है। लाइक आप कोई खाना खा रहे हो, ठीक है, जब आप खाते जाओगे तो आपके प्लेट में से खाना ख़त्म हो जाता है ना, वैसे ही जब आप फिक्स कैपिटल को यूज़ करते जाते हो तो वो क्या होते जाता है, ऑब्सोलीट होते जाता है, पुराना होते जाता है, या फिर उसमें नॉर्मल वियर एंड टियर हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहेंगे। नेक्स्ट इज योर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब आपका डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है, ठीक है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है कि आपका, अभी हमने कहा कि आपका कोई भी फिक्स एसेट है वो डेप्रिशिएट हो जाती है, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, है ना, 3 रीजंस अभी हमने पढ़े, ठीक है। तो ये जो डेप्रिशिएट होती है आपकी चीज़ें, उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, या फिर उसको रिप्लेस करने के लिए हमें एक फ़ंड की ज़रूरत होती है। इसी फंड को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहते हैं, ठीक है। ये फ़ंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एंड मोमेंट पे आपके पास नहीं हुआ पैसा, ठीक है, तो आप कैसे रिप्लेस करोगे, आप उसको रिप्लेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करता है, आपका डेप्रिसिएशन फ़ंड क्या करता है, हेल्प करता है जो आपकी डेप्रिशिएटेड आइटम्स हैं उनको रिप्लेस करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि जब अगर उनको रिप्लेस नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी जितनी उस मशीनरी से हमें मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी, उससे बहुत कम मिलेगी। एंड जब हमें उनसे प्रोडक्टिविटी कम मिलेगी तो हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होने की चांसेस हैं, ठीक है। हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल भी फॉल कर जाएगा, क्योंकि उतनी प्रोडक्टिविटी दे नहीं रहा है, ठीक है, नई मशीनरी है नहीं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट पे भी हमारा असर पड़ेगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट भी क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। एंड हमने अभी कहा था कि जो सिग्निफिकेंस था, उसी का सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट उसी का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी ग्रोथ भी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ओके। तो ये था आपका डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, भी हमने कर लिया। नेक्स्ट इज योर एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपका, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या है, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हम कहते हैं जब हमारा फॉल इन वैल्यू होता है हमारे फिक्स एसेट की, किसकी वजह से, चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से, या फिर लोगों की डिमांड में चेंज आने की वजह से, जब हमारी एसेट की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस कहेंगे, ठीक है। या ये क्या होता है, ये आपका पार्ट होता है आपके डेप्रिसिएशन का, क्योंकि डेप्रिसिएशन में हम एक्सपेक्ट करके रखते हैं ना कि हाँ हमारा कोई ऑब्सोलीट हो जाएगा, एक दिन ये आउटडेटेड हो जाएगी टेक्नोलॉजी, या फिर ये चीज़ ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है, ठीक है। एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या है आपका, जब आपकी फॉल इन वैल्यू हो जाती है, आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जो है वो फॉल हो जाती है, किसकी वजह से, नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से, या फिर आपकी इकोनॉमी में रिसेशन आने की वजह से, जब ये क्या हो जाती हैं, ये चीज़ें आउटडेटेड हो जाती है, फिक्स एसेट की वैल्यू आपकी कम हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। लाइक कोई भी नेचुरल क्लैमिटी, लाइक बाढ़ आ गया तो आपके फर्म में पानी घुस चला गया एंड मशीन सारी ख़राब हो गई, ठीक है। तो इस सारी ये चीज़ें क्या होती हैं आपकी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, एंड ये आपका डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस जो है उसको हम मैनेज करते हैं किसके थ्रू, आपके इंश्योरेंस के थ्रू। इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस के थ्रू ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होता है उसको हम ठीक करेंगे किसके थ्रू, आपका जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में जो आपने पैसे जमा करके रखे थे कि हाँ एक दिन मेरी ये मशीनरी ख़राब हो सकती है, तो उसके लिए मैं अभी से क्या करता हूँ, उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें जो हम पैसे डाल के रखते हैं, तो उसके थ्रू जो उसमें जो पैसे होते हैं उसके थ्रू हम इसको इस ऑब्सोलेसेंस को हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है।
एंड हमने कहा था अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस जो है वो आपका डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है, लेकिन ये क्या है आपका, ये क्या शो करता है आपका, कैपिटल लॉस शो करता है। ठीक है, तो कैपिटल लॉस क्या है आपका, लॉस इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ओके, कैपिटल लॉस क्या है, जब आपकी वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स में क्या हो जाता है, लॉस आ जाता है, किसकी वजह से, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से, लाइक किसी नेचुरल क्लेमिटी की वजह से, जब आपका ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल लॉस। ठीक है, जैसे कि आपका कोई अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, या फिर मार्केट वैल्यू में उसकी गिरावट आ गई। ठीक है, तो ये सारा क्या है आपका कैपिटल लॉस है। एंड कैपिटल लॉस को हम कैसे ठीक करते हैं, थ्रू इंश्योरेंस। ठीक है, जो आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हमने कहा था ना कि इंश्योरेंस के थ्रू हम इसको ठीक करते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं, तो कैपिटल लॉस भी इसी का ही पार्ट है। तो इसको भी हम किसके थ्रू ही ठीक करेंगे, आपके इंश्योरेंस के थ्रू ही हम इसको भी ठीक करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टॉक एंड फ्लो। अब स्टॉक्स क्या है एंड फ्लोस क्या है। ठीक है, स्टॉक मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कितनी चीज़ें हैं, लाइक हम कहते हैं ना कैपिटल स्टॉक। एक फर्म के पास अब अगर सपोज अभी आपके पास 10 मशीनरी है, तो आपके पास कितने का स्टॉक है, 10 मशीन्स का स्टॉक है। या फिर आपके पॉकेट में अभी 100 रुपीज़ का नोट है, तो वो क्या है, आपका स्टॉक है। ठीक है, जो सप्लाई हो चुकी है मार्केट में, इकोनॉमी में हमारी मनी की जो सप्लाई हो चुकी है, वो क्या है, आपका स्टॉक है। ठीक है, तो ये सारी एक वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। जैसे कि आपका वेल्थ, ठीक है, या फिर वाटर इन द ओवरहेड टैंक, आपने टैंक भर के पानी रखा हुआ है, वो क्या है, आपका स्टॉक है। फ्लो क्या है आपका, फ्लो है आपका वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं, पीरियड ऑफ टाइम में जो आपका वैल्यू ऑफ वेरिएबल होता है। ठीक है, मतलब अभी हमने कहा था वेल्थ हमारा क्या है, स्टॉक, तो हमारा फ्लो क्या है, इनकम। लाइक हर महीना आपको आपके पेरेंट्स को पैसे मिलते हैं, इनकम मिलता है। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, या फिर अभी मैंने कहा था वाटर इन द ओवरहेड टैंक आपका स्टॉक है, तो फ्लो क्या होगा, जब आप उसका नलका खोल दोगे तो वो जो पानी गिरेगा वहाँ से, वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। या फिर यहाँ पे मैंने लिखा है लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम ओवरहेड टैंक। ठीक है, तो वो क्या है, आपका फ्लो है, जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। ठीक है, ये ऊपर वाला पिक्चर क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है स्टॉक, लाइक इतने पैसे अभी हैं यहाँ पे आपके पास हैं। ठीक है, एंड नीचे वाला शो कर रहा है फ्लो। ठीक है, आपने कोई चीज़ खरीद ली, आपने जो है उनको पैसे दे दिए, तो आपका पैसा क्या हो गया, फ्लो हो गया। ठीक है, तो यही आपका है स्टॉक एंड फ्लो, एंड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसमें से आप ऑब्जेक्टिव्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड लास्ट है आज का आपका टॉपिक, 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, आपकी इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स हैं, 4 सेक्टर्स हैं। ठीक है, जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। ओके, तो हाउस होल्ड सेक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि आपकी क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। एंड यही हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है आपका, एंड यही हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो आपको क्या आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या होता है, ऑनर भी होता है। लाइक जब आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, आप चीज़ें खरीदते हो, लेकिन जॉब भी करने के लिए हम ही में से लोग जाते हैं, है ना, तो हम क्या है, ऑनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या है, इसमें आपकी सारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आती हैं या फिर प्रोड्यूसिंग फर्म्स आती हैं आपकी इकोनॉमी में जितनी भी हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो फर्म है वो क्या करते हैं, परचेज करते हैं या फिर हायर करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके 4 कौन से हैं, ठीक है, ये आप मुझे मैसेज करके बताओगे। एंड ठीक है, हमारे हाउस होल्ड सेक्टर से वो क्या करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को या तो हायर करते हैं या फिर परचेज करके लेके जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर आपका क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो आपका क्या है, एक वेलफेयर एजेंसी हम कह सकते हैं आपकी गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी काम करती है तो वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलबींग ऑफ द पीपल, वेलबींग ऑफ द सोसाइटी के लिए ही काम करती है। ठीक है, एंड यहाँ पे हम एक तो गवर्नमेंट को एक वेलफेयर एजेंसी कह सकते हैं, दूसरा हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट को प्रोड्यूसर कहेंगे। ठीक है,
गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर हम उनको ऐसे कहेंगे क्योंकि वो क्या करता है, बहुत सारे वेलफेयर फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें करता है जिससे लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। एंड जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, वो क्या करता है, माँ के आपकी इकोनॉमी में लॉ एंड ऑर्डर लेके आता है, डिफेंस लेके आता है, जिसकी वजह से हम सब इतने आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या है, आपका गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर द एक्सटर्नल सेक्टर। अब एक्सटर्नल सेक्टर कौन सा हो गया आपका, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर है आपका वो सारी एक्टिविटीज़ जो आप क्या करते हो, जो आप एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, बाकी की कंट्रीज़ के साथ जो आप एक्टिविटीज़ करते हो, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स करेंगे, ठीक है। एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हम क्या करेंगे, कैपिटल्स को फ्लो करने देंगे हमारी कंट्री एंड दूसरी कंट्री के बीच में। हम जितना भी ट्रेड करते हैं वो सारा आपका कहाँ पे आता है, आपका एक्सटर्नल सेक्टर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे आपका इंटरसेक्टोरल फ्लोस एंड टू सेक्ट एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। फ्लॉस की ये जो 4 सेक्टर्स हैं, ठीक है, इसमें फ्लॉस कैसे होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो आपके सेक्टर्स हैं, आपकी इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं, वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। जैसे कि आपका हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो डिपेंड होता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर पे, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। एंड आपका प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड होता है आपके हाउस होल्ड सेक्टर पे फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि हमने लास्ट ही पढ़ा था ना, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होते हैं, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ऑनर है। तो इसी चीज़ के लिए हमारा जो प्रोड्यूसर सेक्टर है हमारे हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड होता है। थर्ड है आपका गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो डिपेंड होता है हम पे एंड प्रोड्यूसर सेक्टर पे एंड हाउस होल्ड सेक्टर पे, किसके लिए, फॉर टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, ठीक है। टैक्स रेवेन्यूज़ लाइक आपका इनकम टैक्स मिल गया, या फिर आपके जो जीएसटी में जितने भी टैक्स हैं आपके वो सारे मिल गए, ठीक है, जीएसटी जो है। एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ आपके हो गए फाइन्स, या फिर जो आपका चालान कटता है, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें आपका क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं। एंड प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों जो है वो क्या है, डिपेंड है आपकी किस पे, आपके गवर्नमेंट सेक्टर पे, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करे आप लोगों को, या फिर वो क्या कर सके आप लोगों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर ला सके हमारी इकोनॉमी में। इन सारी चीज़ों के लिए हमारे ये जो सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे पे क्या है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ये जो इंटर सेक्टोरल डिपेंडेंस है, इसी की वजह से हमारा इंटर सेक्टोरल फ्लो होता है। एंड ये जो इंटर सेक्टोरल फ्लो होता है वो या तो गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में होता है या मनी की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में होता है उसको हम कहते हैं रियल फ्लो, ठीक है। तो इंटरसेक्टोरल फ्लो को मेन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है आपका रियल फ्लो, दूसरा है आपका मनी फ्लो। तो रियल फ्लो क्या होता है, रियल फ्लो जब आप यहाँ पे मनी की बात ही नहीं करोगे, लाइक हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है, एंड इसके बदले में फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो है वो हमें क्या दे रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रियल फ्लो। यहाँ पे हमने मनी की बात बिल्कुल भी नहीं की है। लाइक हमारे यहाँ से हम देंगे, लैंड देंगे उनको, लेबर देंगे, कैपिटल देंगे, एंटरप्रेन्योर देंगे, तो हम अपनी सर्विसेज देंगे, एंड हमारी सर्विसेज के बदले में वो हमें फैक्टर पेमेंट्स नहीं देंगे, बल्कि उसके बदले में वो भी हमें चीज़ें ही देंगे, गुड्स एंड सर्विसेज देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो। नेक्स्ट इज़ योर मनी फ्लो। मनी फ्लो हमारी इकोनॉमी में हम तब कहते हैं जब हम क्या कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्लो ऑफ मनी या फिर इनकम जब होता है हमारी इकोनॉमी में तो उसको हम क्या कहेंगे, मनी फ्लो कहेंगे। लाइक पहले हमने रियल फ्लो में बात किया था कि हम क्या देंगे उनको, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर देंगे, तो उसके बदले में वो हमें क्या देंगे, फैक्टर पेमेंट्स देंगे। प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो है वो हमें क्या देगा, हाउस होल्ड सेक्टर को रेंट देगा, वेज देगा, इंटरेस्ट देगा या फिर प्रॉफिट देगा, ठीक है। एंड जब हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जब हमें इनकम मिलेगी, हमें अपनी सैलरी
सैलरीज मिलेंगी तो हम क्या करेंगे, उसको मार्केट में खर्च करने के लिए जाएंगे, तो हम एक्सपेंडिचर करेंगे एंड हम एक्सपेंडिचर करके क्या खरीदेंगे, उनसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। तो ये क्या हुआ आपका मॉनेटरी फ्लो, ठीक है, जहाँ पे आपका प्रोड्यूसिंग सेक्टर आपको पैसे पे कर रहा है एंड उसी पैसों से आप क्या कर रहे हो, चीज़ें खरीद रहे हो। रियल फ्लो में क्या था, आप उनको सर्विस, हम भी उनको, हाउस होल्ड सेक्टर भी उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे एंड प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी उनको क्या दे रही थी, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे थे, ठीक है। तो ये क्या था आपका रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। नेक्स्ट इज योर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब ही है कि जो हमारा इनकम है वो गोल गोल घूमता ही रहता है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 मेन एक्टिविटीज़ जो हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती किसी भी इकोनॉमी में। एक है आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नंबर सेकेंड जनरेशन ऑफ इनकम, नंबर थर्ड इज़ योर एक्सपेंडिचर। ये 3 जो चीज़ें हैं ये कभी भी स्टॉप नहीं होती हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एंड ये जो 3 चीज़ें हैं, प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम या फिर एंड एक्सपेंडिचर, ये तीनों आपका क्या कंसेप्ट है, आपका फ्लो वेरिएबल का कंसेप्ट है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों क्या हो रहा है, वो फ्लो होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इनकम आपका चलते जाएगा। इनकम हमने कल ही कहा था कि वो क्या है, फ्लो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, आपका फ्लो वेरिएबल है। ओके तो आपकी इकोनॉमी में क्या है, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसके 3 फेजेस है सर्कुलर फ्लो के, ठीक है। तो पहला फेज़ है आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले हम क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। अब प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब ही होता है वैल्यू एडिशन, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक कॉटन है, ठीक है, आपने कॉटन लिया 50 का, ठीक है, लेकिन अगर उसी कॉटन का आप कपड़ा बना दो, ठीक है, कॉटन के कपड़े की आप प्राइस मार्केट में देखो तो दैट समथिंग अराउंड 200 250, ठीक है, इतने का मिलेगा हमें, ठीक है। लेकिन जितना सस्ते का वो कॉटन मिल रहा है उतना सस्ता का हमें कॉटन का कपड़ा नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें हमने क्या किया हुआ है, वैल्यू एडिशन की हुई है, ठीक है। फिर आप कपड़ा नहीं लोगे, आप सपोज़ आप क्या करोगे, कॉटन की पूरी शर्ट लोगे, तो शर्ट भी जो है आपको 800 900 1000 का ही मिलेगा, उससे कम का आपको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें और ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुई है। जो कपड़ा था उसने उसको स्टिच किया है, उसको डिज़ाइन अपना दिया हुआ है, ठीक है। तो इन सब की वजह से उसकी क्या हो गई है, वैल्यू एडिशन हुई है। तो प्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है। एंड ये जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है, ठीक है, वो क्या करता है, परचेज करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कहाँ से, हाउस होल्ड सेक्टर से। एंड इसको हम किसके साथ जोड़ते हैं, वो प्रोड्यूसर सेक्टर इसके साथ यूज़ करते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स, ठीक है, जो कि आपकी क्या होते हैं, रॉ मटेरियल, इनको भी यूज़ करता है, ठीक है। एंड इन सब की मदद से वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की। एंड गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन क्यों करता है, वो सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स के लिए। एंड ह्यूमन वांट्स जो है, इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होती हैं, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। एंड इसी की वजह से कभी प्रोडक्शन भी हमारी इकोनॉमी में स्टॉप नहीं होता है। तो ये प्रोसेस जो है वो चलता ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फेज़ है आपका जनरेशन ऑफ इनकम। जनरेशन ऑफ इनकम मतलब अभी हमने क्या किया, इनको परचेज़ किया, हायर किया हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो हम क्या देंगे इनको, इनके काम के बदले में फैक्टर पेमेंट्स देंगे, ठीक है, लैंड के बदले में रेंट देंगे, लेबर के बदले में वेजेस देंगे, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट देंगे, एंड लास्ट एंटरप्रेन्योर के लिए हम क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सबको फैक्टर इनकम्स देंगे, ठीक है। तो इसी से उनका क्या होगा, इनकम जनरेशन होता जाएगा। एंड लास्ट इज योर एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, ठीक है। जो इनकम आपको मिली है आप उसको एक्सपेंडिचर करोगे, आप उसको खर्च करोगे, ठीक है। तो लास्ट हमने पढ़ा था कि जो आपका फाइनल गुड्स को अगर एक कंज्यूमर या फिर अगर एक हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो उस पर खर्चा करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर एक प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो उसको खरीदे तो उसको हम क्या कहेंगे,
तो उसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है मार्केट में, तो जब हम एक्सपेंडिचर करेंगे मार्केट में, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे वो क्या करेंगे, और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाएंगे, है ना, उनको पैसे मिल रहे हैं तो वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों को इनकम मिलेगा, ज़्यादा लोगों को इनकम मिलेगा, ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा ये जो साइकिल है, ठीक है, प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम एंड ये एक्सपेंडिचर, ये जो हमारा सर्कल में घूम रहा है, सर्कुलर फ्लो हो रहा है, ये हमारा चलता ही जाएगा, ये कभी भी हमारा स्टॉप नहीं होगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज योर सर्कुलर फ्लो टू सेक्टर मॉडल। जो ये जो हमारा सर्कुलर फ्लो है, ठीक है, उसका हमने आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल ही है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये दो सेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे हम 2 सेक्टर्स कौन सा लेंगे, एक हाउस होल्ड एंड दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। इन 2 सेक्टर्स में हमारा ये सर्कुलर फ्लो कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने पहले ही बात की है, सबसे पहले प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीज़ें चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो एक प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर से लेगा, ठीक है। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो फैक्टर सर्विसेज देगा किसे, प्रोड्यूसर सेक्टर को, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो क्या देगा, फैक्टर सर्विसेज देगा किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। एंड वहीं प्रोड्यूसर सेक्टर जो है उसके बदले में हमें क्या देगा, फैक्टर पेमेंट्स देगा, लाइक लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, ठीक है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो क्या करेगा, हमें पे करेगा, ठीक है। जब हमारे पास पैसे आ गए तो अब हम डिमांड करेंगे, है ना। डिमांड क्या होता है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, एबिलिटी तो होनी चाहिए, है ना। तो एबिलिटी होगी, अब हमारे पास एबिलिटी है, पैसे हैं, इनकम मिल गए, तो जब हमारे पास एबिलिटी है तो हमने डिमांड की उनसे गुड्स एंड सर्विसेज, एंड जब हम उनसे गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे तो उसके बदले में हम उनको क्या देंगे, एक्सपेंडिचर, पैसे देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि पहले क्या हो रहा है, आपका ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर हमें क्या दे रहा है, पेमेंट दे रहा है, ठीक है। हमें पैसे, यहाँ पे हमने सारे पैसे रख लिए यहाँ पे, ठीक है। तो उसी पैसों को हमने क्या कर दिया, खर्च करके वापस किसको दे दिया, प्रोड्यूसर सेक्टर को दे दिया, फर्म्स को दे दिया, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, हमारा सेक्टर इंटरसेक्टोरल फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। हमारा इनकम जो है पहले हमने प्रोड्यूसर से हमने ले लिया, फिर हमने वापस उनको दे दिया। तो जब हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करते हैं तो वो उनका भी तो इनकम हुआ ना, जो चीज़ें वो बना रहे हैं हम उसको ख़रीद रहे हैं, तो वो उनका, उन्होंने क्या किया, उसी से उन्होंने इनकम जनरेट किया, ठीक है। तो इसी तरह से जो हमारा मनी है वो हमारी इकनॉमी में क्या करता रहेगा, फ़्लो होता रहेगा। ओके, लास्ट इज योर सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल, ठीक है, कि आपका सर्कुलर फ्लो मॉडल जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो मॉडल से हम क्या कर सकते हैं, अपने नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। आपका नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के तीन मेन मेथड्स पढ़ेंगे हम आपकी बुक में। एक है आपका वैल्यू एडिशन मेथड, दूसरा आपका एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड इज़ इनकम मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की ना कि जो फैक्टर्स फर्म्स हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर है, वो हाउस होल्ड को क्या देगा, इनकम देगा, ठीक है। तो जो आपका वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट है, उससे हम क्या कर सकेंगे, आपका नेशनल इनकम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारा टोटल नेशनल इनकम कितना हुआ है, कितना हमारा नेशनल इनकम है इस साल का, ठीक है। एंड नेशनल इनकम आपका क्या है, नेशनल इनकम आपका क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स है, ठीक है। तो वो हम कहाँ से, इस सेक्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं इजीली। एंड नंबर सेकंड इज योर नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। इसी मॉडल से हमें पता चला है कि हमारे जो सेक्टर्स हैं वो एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। कंज्यूमर सेक्टर जो है वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर पे डिपेंड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि उनको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। एंड वहीं पे हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो क्या है, हमारे कंज्यूमर सेक्टर पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा चलता ही रहेगा, इंटरडिपेंडेंस हमारा चलता रहेगा, ठीक है। इसी के साथ आपका सम बेसिक कंसेप्ट ख़त्म। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका नेशनल इनकम। थैंक यू।